Good evening, students. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Namaste, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, students. Good evening, ma'am. हम Good evening, ma'am. I just came home. Right now 2 minutes में हम लोग क्लास शुरू करते हैं. ठीक है? Students, आज हम यूनिट 4 करने जाएंगे. Is this unit visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visible. Okay. Yes, ma'am. Shall we start? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, great. In this unit you have to study. इसमें आप करेंगे एरोसोल्स के बारे में जानेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एरोसोल्स के बारे में जानेंगे, उसकी मेरिट्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है, आप उन सब के बारे में जानेंगे. नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, पॉलीमर मेम्ब्रेन, आप ये सब इसमें पढ़ेंगे. अभी इस काउंसलिंग सेशन में हम लोग ये सब डिस्कस करने वाले हैं. रेडियो फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, मेडिकल डिवाइसेस के बारे में, इम्प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं, तो ये सब आप इसमें देखेंगे. पहले भी हमने प्रीवियस यूनिट, क्या मुझे कोई अब बता सकता है कि एरोसोल्स के होते क्या हैं? Which can be spread, madam. What spread? Please elaborate. Can you elaborate this? Okay, it's okay. I will teach you. In this miscellaneous drug delivery system होता है हमारा. ये एक ऐसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम से ही आप जान गए होंगे कि वो ड्रग डिलीवर कराने के जिसके मिसलेनियस तरीके, यानी कि बहुत सारे तरीकों से किसी हम ड्रग को डिलीवर कराते हैं, जैसे कि एरोसॉल्स भी उनमें एक आ जाता है. ठीक है, अब आ जाते हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे. रेडियो फार्मास्यूटिकल, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, मेडिकल डिवाइसेस और इम्प्लांट्स, ये सब नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के साथ इस में आप पढ़ेंगे इसके बारे में. इन दिस सिस्टम, इसमें ये मिसलेनियस ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बीच में के अंडर आ जाते हैं. ठीक है जी, इम्प्लांट्स हो गए, मेडिकल डिवाइसेस हो गए, ये सब. अब एरोसोल्स हमारे क्या होते हैं? एरोसोल्स हमारे प्रेशराइज्ड पैक होते हैं.
ठीक है जी, जो कि पावर कंप्रेस्ड होते हैं लिक्विफाइड गैस टू एक्सपेल द कंटेंट फ्रॉम द कंटेनर। ठीक है, कंप्रेस्ड गैस की फॉर्म में एक कंटेनर के अंदर फिल्ड होते हैं, जो कि जब प्रेशर पड़ता है तो वो क्या करते हैं, उसमें से लिक्विफाइड गैस जो है कंटेनर में से एक्सपेल आउट होती है, यानी कि बाहर आ जाती है। दैट इज कॉल्ड एरोसोल्स, जिसमें कि आप माइंड में एक इमेज बना लेंगे कि डिओड्रेंट्स हो गए, एस्थमेटिक पंप्स हो गए, ये सब उसके अंडर आ जाते हैं। ठीक है जी, ड्यू टू दिस वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेबिलिटी बाय बोथ पेशेंट्स, क्योंकि ये जब मार्केट में आया तो ये बहुत सारे लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी किया। ये एक्सेप्ट होने के बाद मार्केट में मतलब लोगों ने बहुत पसंद किया इसको, कि हाँ इस तरीके से भी मेडिसिन को हम लोग दे सकते हैं। ड्यू टू दिस वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेबिलिटी बाय बोथ द पेशेंट एंड फिजिशियन, एज़ोसोल रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट डोजेज फॉर्म, उसको एक सिग्निफिकेंट डोजेज फॉर्म की जगह दे दी गई। As radiopharmaceutical are the preparation containing one or more radionuclides. Radiopharmaceuticals में क्या होता है, हमारे रेडियोन्यूक्लियाइड एक होता है या एक से ज्यादा भी उसमें सोर्स ऑफ रेडिएशन हो सकते हैं, जो रेडियोथेरेपी से दिए जाते हैं। ठीक है, when contrast media the chemical compounds of elements having high atomic number, such compound hinder the passage of X-rays are used as diagnostic aid in radiology. ये क्या है, एक्सरेज के थ्रू पास करके डायग्नोसिस किया जाता है किसी भी डिजीज का बाय रेडियोलॉजी की हेल्प से। ठीक है, ये नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, बेसिकली डिजाइंड होते हैं। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो मैंने पहले भी बताया आपको, इम्प्लांट्स हो गए, ठीक है जी, इम्प्लांट्स हमारे हो गए हैं, और जो हमारे इम्प्लांट्स है जैसे, और भी जो हमने किया है फर्दर, मैंने आपको अभी बताया है, जैसे इम्प्लांट्स है। और बताओ, ठीक है, तो इसमें क्या है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में बेसिकली आप कि किस तरीके से ड्रग को डिजाइन किया जाता है जो कि एक ड्रग पेशेंट को प्रॉपर वे में मिल सके। ठीक है, उसके लिए मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, और इसके जो कि डिजीज को ट्रीट करने के हेल्पफुल होते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, जैसे कि उनके प्रिंसिपल क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं, एप्लीकेशन क्या है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट एरोसोल्स के किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म इन्वॉल्व, एप्लीकेशन ऑफ वेरियस नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। ठीक है, अब आते हैं एरोसोल्स, जैसे मैंने आपको पहले भी यूनिट में फैमिलियर करवाया है, इससे लास्ट जो हमने काउंसलिंग सेशन किया उसमें भी, और अभी भी मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवाती हूँ कि प्रेशराइज्ड पैक होते हैं जिसमें कि हमारी ड्रग कंटेंट होती है एक सॉल्यूशन या इमल्शन या सस्पेंशन की फॉर्म में, जो कि एक तरीके से आप उसको एरोसोल्स भी बोल सकते हो या सुटेबल प्रोपेलेंट्स भी बोल सकते हैं। दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर देयर सिस्टमिक इफेक्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। ये मोस्ट प्रोबेबली सब जानते हैं कि अस्थमा में हम लोग एरोसोल्स प्रेफर करते हैं। एरोसोल्स एक सिस्टमिक वे में, सिस्टमिक मैनर से ड्रग को पेशेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, दीज डिवाइसेस आर फिटेड विद मीटरिंग वाल्व। इसमें एक मीटर वाल्व होता है जो कि डोज को मीटर्ड करके कितनी डोज हमारी एक समय पे, एक टाइम पे जानी चाहिए पेशेंट की बॉडी में। ठीक है जी, these devices are fitted with a measuring valve which allows known dose of drug to be delivered each time the device is activated. जब भी वो डिवाइस एक्टिवेट होगा, कि how much amount of drug to be delivered to the patient, वो एरोसोल्स में होता है, एरोसोल्स उसको करता है। एरोसोल्स आर मेंट फॉर टॉपिकल यूज। एरोसोल्स कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो टॉपिकल यूज में भी होते हैं। टॉपिकल यूज इन द सेंस आप कह सकते हैं जैसे हमारे डिओज हो जाते हैं, उसमें क्या है, जस्ट एरोसोल्स स्प्रे करते हैं और टॉपिकली वो लग जाता है। ठीक है, स्किन पे आ जाता है। रोल ऑन स्प्रे आपने देखे होंगे, मार्केट में पेन जेल्स आते हैं, कुछ ऐसा होता है कि हम लोग बैक पे खुद से नहीं लगा पाते, जस्ट पीछे थोड़ा करते हैं और स्प्रे हो जाता है। तो जस्ट ये टॉपिकल यूज के लिए मार्केट में नई नई लॉन्चेस होती रहती हैं। एज फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स आर सिमिलर टू द डोजेज फॉर्म बिकॉज दे रिक्वायर द सेम टाइप ऑफ कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मुलेशन। इसमें क्या हो जाता है कि कुछ प्रोडक्ट स्टेबिलिटी मायने रखती है, थेरेपेटिक एफिकेसी मायने रखती है। ये और डोजेज फॉर्म से थोड़ा अलग तो देखो है। और डोजेज फॉर्म में क्या होता है कि आप इजीली इनटेक कर पाते। इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं आप कुछ उस कंटेनर के फंक्शन पे डिपेंड करते हैं।
ठीक है। डोजेज फॉर्म भी हमारी जो है वो कंटेनर के फंक्शन पर डिपेंड करती है। इट्स वाल्व असेंबली, इसमें एक वाल्व फिटेड होता है जिससे वो असेंबल्ड होता है, जिससे वो उसको प्रोसेस में लाया जाता है। ठीक है जी। Added component the propellant for the physical delivery of medication in proper form। ये प्रॉपर फॉर्म में डोजेज फॉर्म हमारी पेशेंट तक रीच हो जाए। इसके लिए प्रेशर भी इसमें एरोसोल सिस्टम्स में अप्लाई किया जाता है थ्रू द वन और मोर लिक्विफाइड गैसेस प्रोपेलेंट्स इसमें एड ऑन होते हैं। ठीक है जी। और एक्टिव वाल्व की एक्टिवेशन की हेल्प से जब एक प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने के बाद डोज हमारी लिक्विफाइड जो गैस है, जो हमारी डोजेज फॉर्म है, वो उसमें से एक्सपेल आउट हो जाती है जब वाल्व ओपन होती है। ठीक है। एरोसोल प्रोडक्ट में भी डिजाइन टू एक्सपेल देयर कंटेंट एज अ फाइन मिस्ट। ये मोस्टली डिजाइन इसलिए किए जाते हैं कि उसमें से जो ड्रग कंटेंट है एक फाइन मिस्ट कह सकते हो, फाइन बारीक ड्रॉपलेट के फॉर्म में आप बोल सकते हो। ठीक है। वेट टू ड्राई स्प्रे, स्टेडी स्ट्रीम और स्टेबल इंटेंडेड यूज के लिए होता है। ठीक है जी। एरोसोल्स हमारे जो है इनहेलेशन थेरेपी के लिए मोस्ट प्रोबेबली यूज किए जाते हैं अस्थमे में। मोस्टली सब जानते हैं कि अस्थमेटिक पेशेंट्स को हम लोग प्रोपेलेंट एरोसोल्स देते हैं। ठीक है। उनका पार्टिकल साइज भी मेंशन मायने रखता है, इंपॉर्टेंट होता है कि 6 म्यूकोमीटर will reach the respiratory bronchioles and those less than 2 म्यूकोमीटर will reach the alveolar ducts and alveoli। वहां तक इतनी म्यूकोमीटर तक रीच होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसके प्रिपरेशन से। प्रिपरेशन बनती कैसे हैं? इन कॉमन विद अदर कोलाइडल डिस्पर्सन, एरोसोल्स में बी प्रिपेयर्ड बाय ईदर डिस्पर्सन और कंडेंसेशन मेथड। ये दो तरीकों से प्रिपेयर होता है, डिस्पर्सन एंड कंडेंसेशन मेथड। द लेटर इन्वॉल्व्स एन इनिशियल प्रोडक्शन ऑफ सुपर सैचुरेटेड वेपर्स ऑफ मटेरियल। जो इनिशियल मेन प्रोडक्शन किसकी होती है कि सुपर सैचुरेटेड वेपर फॉर्म में हमारा जो मटेरियल है वो डिस्पर्स हो। दिस में बी अचीव्ड बाय सुपर कूलिंग द वेपर्स। द सुपर सैचुरेशन इवेंचुअली लीड्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूक्लियाई व्हिच ग्रो इनटू पर्टिकुलर कोलाइडल डायमेंशंस। ठीक है जी। कि एक प्रेशर कंटेंट, सबसे पहले तो उसमें यही देखा जाता है कि एरोसोल्स हमारे इस ढंग से प्रिपेयर, दो तरीके से प्रिपेयर होते हैं, डिस्पर्सन से, कंडेंसेशन से। ठीक है जी। तो लेटर इन्वॉल्व इनिशियल प्रोडक्शन ऑफ सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। उसमें डिजाइन एसिड से हम मटेरियल को डिजाइन करते हैं कि एक सुपर सैचुरेटेड वेपर की फॉर्म में हो। ठीक है। और एरोसोल्स बाय डिस्पर्सन मेथड, मोस्टली हमारे क्या होता है फार्मेसी में, जो प्रिपरेशन ऑफ एरोसोल्स बाय डिस्पर्सन मेथड ज्यादा ग्रेटर इंटरेस्ट में है एज कंपेयर टू कंडेंसेशन मेथड। ये हमारे डिस्पर्सन मेथड ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इफ अ सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की, इट इज कंटेन्ड इन द लिक्विड प्रोपेलेंट और मिक्सचर ऑफ दिस लिक्विड। इसमें से लिक्विड का कोई मिक्सचर है या एडिशनल सॉल्वेंट है जब वाल्व के उसमें लगाई जाएगी, कंटेनर में एक्टिवेट किया जाएगा, तो वेपर प्रेशर जो है प्रोपेलेंट को फोर्स करेगा द मिक्सचर आउट ऑफ द कंटेनर। कि जो मिक्सचर है प्रोपेलेंट फोर्स करेगा कंटेनर को कि मिक्सचर को उसमें से एक्सपेल आउट करे एक लार्ज एक्सपेंशन तक, एक रूम टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो डिस्पर्स हो पाए। तो इसलिए डिस्पर्सन मेथड इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, differentiate between dispersion and condensation method for the preparation of aerosols। कि dispersion और condensation method को differentiate कीजिए कि दोनों में फर्क क्या है जब हम aerosols को प्रिपेयर करते हैं। अब आपने इसकी प्रिपरेशन कर ली है, अब आ जाते हैं इसके मेरिट्स पे। इसमें एरोसोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो हमारा है, क्योंकि ये एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो जाता है, ड्रग को डिलीवर कराने का एक तरीका, जो मैंने पहले भी यूनिट्स में बताया कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं या फार्मास्यूटिक्स, ये जो अपना पर ये है, ये डे बाय डे इनोवेट हो रहा है। हर मार्केट में नई चीज़ें इनोवेट हो रही है, इनोवेशंस हो रहे हैं कि अगर कोई एक चीज़, हर फॉर्म में एक रिसर्च चलती है एवरी डे, इट्स अ रिसर्च प्रोसेस। ठीक है जी। मेरिट्स ऑफ, अब आ जाते हैं मेरिट्स ऑफ एरोसोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या है, इसके फायदे ये हैं कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डायरेक्टली साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच पा रही है विदाउट कॉजिंग एनी सिग्निफिकेंट सिस्टमिक इफेक्ट। बिना किसी सिस्टमिक इफेक्ट के हमारी जो ड्रग, हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले मेरा मेन मोटो होता है कि हमारी जो ड्रग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल पाए हमारी बॉडी को।
ठीक है। पर क्या है कि जैसे अगर हम ऑरल रूट से इनटेक कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, उसमें क्या है बहुत से प्रोसेसेस से होकर वो गुजरती है। इसमें सपोज ऐसा है कि पर्टिकुलर आपको कोई चोट लगी है या किसी भी पेशेंट को कोई कहीं पे रिक्वायर्ड है, तो ये क्या है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग साइट ऑफ एक्शन पर पहुंच जाती है सिस्टमिक इफेक्ट के थ्रू, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट, मतलब बिना किसी रुकावट के एक साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाती है ड्रग डायरेक्टली। दिस हेल्प टू अचीव इक्विवेलेंट थेरेपेटिक रिस्पॉन्स। इससे क्या होता है, जब वो जल्दी से उस साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाएगी तो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स भी देगी बाय यूजिंग लोअर ड्रग ऑफ ड्रग देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। बिना किसी ऑरली पेरेंट्रली में भी पेनिट्रेट किया जाता है, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वो भी थोड़ा पेनफुल है। इसमें क्या है कि आपको ड्रग डायरेक्ट ऐसे मिल जाएगी, तो ये एक तरीके से ड्रग को डिलीवर कराने का एक तरीका हो जाता है। दिस रूट सेवरल एडवांटेजेस बाय डिलीवरी रूट्स। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं कि कोई चीज़ है पेशेंट नहीं ले पा रहा तो इनहेलेशन प्रोसेस से ले पा रहा है तो हम उस प्रोसेस से उसको दे देते हैं। इट अवॉइड हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इससे क्या हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से भी अवॉइड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग जो हमारी है थेरेपेटिक इफेक्ट देती है। ठीक है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ एरोसोल्स इन फार्मेसी। फार्मेसी में, फार्मास्यूटिक्स में एरोसोल्स का क्या रोल प्ले है? द यूज ऑफ एरोसोल्स एज अ डोजेज फॉर्म इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग वाई द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नेजल रूट। कई बार ऐसा है कि इन जगहों पे हम डोज को कैसे दें, तो ये तरीका, तो उस केस में एरोसोल्स के जनरेशन हुआ है, एरोसोल्स मार्केट में आए हैं। इन एडिशन टू पर्टिकुलर लोकल इफेक्ट, सिस्टमिक इफेक्ट पे, अगर लोकल इफेक्ट पे हमें कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है तो हम उसके लिए एरोसोल्स को प्रेफर करते हैं। ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द लंग्स। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत है, मोस्टली अस्थमैटिक पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है, तो जब अस्थमैटिक पेशेंट इसको इनटेक करता है तो होता क्या, एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है, जो हमारी सारी ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड स्ट्रीम्स में जब ये लंग्स के थ्रू पास होती है, और लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं, क्योंकि लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तभी तो उसको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। अगर लंग्स, तो ये उनको नॉर्मल पोजिशंस पे ले आता है ताकि और पेशेंट उससे रिलीफ पाते हैं। ठीक है जी। Aerosols are used for local or systemic drug delivery system। ये local और systemic drug delivery system, drug delivery of drugs के लिए सही है, यूज किए जाते हैं। इनहेलेशन थेरेपी में ये बेस्ट है। फॉर अस्थमा हैज इंक्रीज, आज अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए तो ये एक तरीके से वरदान मान लो आप इसे। विद वर्चुअली ऑल अस्थमेटिक आर नाउ यूजिंग एरोसोलाइज्ड मेडिकेशन। आजकल तो मार्केट में अस्थमेटिक पेशेंट्स के तो एरोसोल्स ही आते हैं। ठीक है जी। इसके ये क्वेश्चन अराइज कर लिया जाता है कि एडवांटेज बताओ एरोसोल्स ड्रग्स की। अब आ जाते हैं, पढ़ते हैं इसका नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल का मतलब होता है, नोवल नाम से ही आप समझोगे कि आइडियल, आदर्श। जैसे मैं बताती हूँ, पहले मैंने कुछ काउंसलिंग सेशन में बताया है कि आइडियल कोई भी डोजेज फॉर्म है, उसके कुछ आइडियल पैरामीटर्स होते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो पेशेंट एक्सपेक्ट करता है कि उसके ड्रग डिलीवरी सिस्टम में वो चीज़ होनी चाहिए। एन आइडियल डोजेज फॉर्म रेजिमेन इन द ड्रग थेरेपी ऑफ एनी डोज इज द वन which attains the desired therapeutic concentration of drug in plasma। सबसे पहले कोई भी पेशेंट है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जिस ड्रग थेरेपी से उसकी डिजीज को ट्रीट किया जाए, वो क्या है, उसको डिजायर्ड जितना वो चाहता है, जितनी थेरेपेटिक कंसंट्रेशन उसको मिले। ठीक है, प्लाज्मा में ड्रग जाए and maintain the plasma drug concentration at a particular level of for the entire duration of treatment। जितनी ड्रग ब्लड में रिक्वायर्ड होनी चाहिए उतने मेरा ड्रग डिलीवरी सिस्टम मुझे दे रही है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है जी। इसे ही हम आइडियल डोजेज रेजिमेन बोलते हैं कि आदर्श एक आदर्श डिलीवरी सिस्टम का क्या रोल प्ले होना चाहिए कि वो प्रॉपरली जो हमारी ड्रग है वो ब्लड में सप्लाई कर दें विद लेस ऑफ टाइम भी ज़्यादा ना लगे, और फटाफट से हमारे ड्रग को ब्लड तक पहुंचाए और हमें इफेक्ट अच्छा दे। यही कोई भी पेशेंट एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है जी। इन मोस्ट ऑफ द डोजेज फॉर्म द लेवल फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, इसमें क्या हो जाता है, एक तो कुछ ऐसा है कि कई बार कुछ, हर चीज़ की कुछ लिमिट्स होती हैं। कई बार बहुत से पेशेंट्स हैं जो इजीली ले लेते हैं, कुछ पेशेंट है जो पुअर पेशेंट कंप्लायंस है, जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, वो नहीं ले पाते। छोटे बच्चे हैं, थोड़ा उनके साथ भी हो जाता है। अंडर मेडिकेशन या ओवर मेडिकेशन जा सकती है अगर किसी को इसके बारे में ढंग से नॉलेज नहीं है, या तो
2 बार दे देगा अगर 1 बार देना होगा तो, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स, अब आ जाते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे। ये एक ऐसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जिसमें कि ड्रग हमारी डिलीवर होती है बॉडी के अंदर इन अ कंट्रोल्ड मैनर, इन अ प्री डिटरमाइंड रेट, ठीक है जी। कि हमारा ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि ड्रग को बॉडी तक पहुंचाता है, लेकिन इन कंट्रोल्ड मैनर, बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं, जितना रिक्वायर्ड है। Which deliver a drug at a predetermined rate locally or systematically for specific period of time. Unlike conventional system, the rate of appearance of drug in the body is not controlled by absorption process. अब आ जाते हैं कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की क्लासिफिकेशंस क्या हैं। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को NDDS भी बोला जाता है इन अ शॉर्ट फॉर्म। अगर कोई आपके आगे NDDS बोले तो आप समझ लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके कई रूट्स हैं, जैसे कि हर ड्रग सिस्टम के अपने कुछ तरीके हो जाते हैं, इसके भी अपने। ऑरल CDDS, ट्रांसम्यूकोसल, पैरेंटल्स, इम्प्लांटेबल, ट्रांसडर्मल। अब पढ़ेंगे सबसे पहले CDDS के बारे में, जो मैंने आपको अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे इसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम। These dosage form designed for releasing the drug at a desired and controlled rate, ठीक है। कि ये डोजेज फॉर्म डिजाइन ही इस वे में किया जाता है कि जो हमारी ड्रग है वो डिजायर्ड रेट पे कंट्रोल्ड मैनर में ड्रग को रिलीज करे, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड रिलीज। डिलेड कंट्रोल रिलीज भी कह सकते हो आप इसे। द रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग मेथड्स, इनको कुछ तरीकों से कंट्रोल किया जाता है, विच कैन रिटार्ड द डिफ्यूजन रेट और बाय यूजिंग ऑस्मोटिक पम्प बाय एंसिंग कोटिंग। आपने कभी भी सभी स्टूडेंट्स ने प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड किया कीजिए बीच में। इट्स अ काउंसलिंग सेशन, मुझे ये पता होना चाहिए कि आप तक मेरी वॉइस पहुंच भी पा रही है या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, इफ आई एम ऑडिबल टू यू, Yes, ma'am. तो आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? Yes, ma'am. इट्स अ काउंसलिंग सेशन, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं अकेले बोल रही हूँ? बताइए, मैंने अभी क्या बताया 5 मिनट पहले? नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बताया मैडम। अच्छा, कितने तरीके का है? 5 तरीके हैं। हाँ जी, तो उसमें से अभी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? अभी ओरल CDDS। ऑरल CDDS क्या होता है? कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। वो तो इसका नाम है, वो तो मैं भी जानती हूँ कि उसका नाम है। आप इसको डिफाइन, हाउ कैन यू एलिब्रेट दिस, कैसे एलिब्रेट करेंगे? जस्ट एक, हाँ जी। Some methods are used to deliver the drugs which are actually required for the patient. Can you give any example for me? In your daily routine life, have you ever seen the CDDS system drugs? It's okay, I will tell you. कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में आपने डेली रूटीन में रैबेपेजोल और डोमपेरिडोन की कैप्सूल्स देखे होंगे, सभी ने घर में भी देखे हैं, मार्केट में भी देखे हैं, मेडिकल स्टोर्स पे जाते हो तब भी देखे हैं, ठीक है जी। उसमें क्या होता है, आप कभी उसको ध्यान से देखो तो उस पर लिखा होता है DSR या SR। वो क्यों, उसका क्या कोई जान सकता है उसकी कोई फुल फॉर्म क्या हो सकती है? पता है वो क्यों लिखा होता है? क्या कोई बताएगा? Sustained कोई release. ध्यान किया हो? हाँ जी, Sustained. हाँ
हाँ जी, वो डीएसआर क्यों लिखा होता है? क्या जरूरत है इसको लिखने की? नहीं भी तो लिख सकते। एनीवे आई विल टेल यू वो क्या होता है। जैसे आपने अभी ये जाना है ना सीडीडीएस, ड्रग डिलीवरी सिस्टम है हमारा, कि एक ड्रग को डिलीवर कराने का एक कंट्रोल मैनर में हमारी ड्रग डिलीवर हो जाए। ठीक है, कंट्रोल रिलीज लिखा भी है इसमें, या डिलेड रिलीज, कि धीरे धीरे। ये एक्चुअली में ये सिस्टम्स आए क्यों हैं? अब आपने देखा होगा, कभी आप डॉक्टर्स के पास सभी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, तो वो हमें कई बार ड्रग्स को लिख देते हैं। मैंने पहले भी ये बात बताई है कि सुबह दोपहर शाम, ठीक है, ये तो सब जानते हैं कि सुबह दोपहर शाम लिख देते हैं कि आपने सुबह लेनी है, दोपहर लेनी है, शाम लेनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं अपनी बिजी लाइफ रूटीन से, हम लोग उस मेडिकेशन को इनटेक करना ही भूल जाते हैं। उस केस में क्या होता है, अब पेशेंट है, सभी के मन में ये आता है यार 3 दवाइयां क्यों लेनी है, कोई ऐसी दवाई भी तो बन सकती है जो एक लें और लंबे समय तक चल जाए, हमें बार बार मेडिसिन ना लेनी पड़े। उस केस में ये इनोवेशन मार्केट में आया है कि ऐसी ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाया जाए कि पेशेंट भी बार बार दवाई लेने से परेशान ना हो और उसका डिजीज भी क्योर हो जाए। ठीक है, तो इस केस में जो आप देख रहे हैं डिलेड कंट्रोल रिलीज, इसमें क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है वो किसी पॉलीमर मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है और जो उसमें से डिफ्यूजन प्रोसेस से निकलती है और ब्लड स्ट्रीम्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बाय एडीएमई प्रोसेस, जिसमें कि एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबोलाइज होती है और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, पर वो एक कंट्रोल्ड मैनर में होती है, धीरे धीरे। तो जो हम 3 डोजेस प्रेफर करते हैं वो एक डोज से हमारा काम हो सकता है। उस केस में फार्मास्यूटिक्स में ये नया इनोवेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम तैयार किए जाते हैं ये पेशेंट की कन्वीनियंस के लिए। अब आ जाते हैं ट्रांसम्यूकोजल पे। ठीक है जी, ट्रांसम्यूकोजल हमारी वो होती है, दीज आर द डोजेज फॉर्म, ये ऐसे डोजेज फॉर्म डिजाइन की जाती है विच रिलीज द ड्रग एट द म्यूकोसल मेम्ब्रेन बाय बक्कल पैचेस। कई बार ऐसा है कि हमारी जो बक्कल कैविटी पे कुछ छाले या कुछ हो जाता है, तो उस केस में हमारी ट्रांसम्यूकोसल डोजेज फॉर्म बनाई जाती है। कुछ ऐसा है वेजाइनल इम्प्लांट्स हैं, कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं वेजाइना में, तो वो वेजाइनल इम्प्लांट्स बनते हैं। नेजल पैचेस हैं, रेक्टल इंसर्ट है, सपोजिटरीज हैं, तो ये सब हमारे ट्रांसम्यूकोसल में आ जाएंगे। इस तरीके इसको लोकल रिलीज ऑफ ड्रग बोल सकते हैं, क्योंकि लोकल एक्शंस लोकल एरिया पे एक्शन देती हैं। अब आ जाते हैं पेरेंट्सल्स पे। These are the preparation which avoid the oral route। ये एक ऐसी प्रिपरेशन है जो कि ऑरल रूट को अवॉइड करती है, स्टेराइल प्रिपरेशन है, इमीडिएट एक्शन में हेल्पफुल होती है। इम्प्लांट्स के बारे में जानेंगे, स्टेराइल डोजेज फॉर्म है। ठीक है जी, और ये इम्प्लांट्स क्या होते हैं, जस्ट इसका एक माइंड में आप इमेज बना लो, इम्प्लांट्स अलग होते हैं। ये जस्ट मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रही हूँ कि इम्प्लांट्स जस्ट जैसे आप बैंडेड देखा होगा, सभी ने चोट लगती है यूज भी किया होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बैंडेड में बीच में मेडिसिन होती है, वो धीरे धीरे ट्रांसडर्मल लेयर से हमारी एपिडर्मिस से जो ड्रग है वो उसमें पहुंच जाती है पेनिट्रेट कर कर। ठीक है, ये जस्ट नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ। इम्प्लांट्स उससे थोड़ा सा अलग होते हैं, लेकिन आप कैसे वर्कआउट करते हैं उसका आइडिया आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। ठीक है, ये दीज आर द स्टेराइल डोजेज फॉर्म प्रिपेयर्ड फॉर इंसर्शन बाय बॉडी बाय सर्जिकल मेथड। ये तो क्या सर्जरी से उसमें लगते हैं। एक्ट एज डिपोर्ट फॉर द रिलीज ऑफ ड्रग एट ए डिजायर्ड कंट्रोल रेट, और वहां से ये कंट्रोल रेट में ड्रग को पहुंचाते हैं। अब आ जाते हैं ट्रांसडर्मल पे। दीज आर द प्रिपरेशन अप्लाइड टू द स्किन इन फॉर्म ऑफ पैचेस, टॉपिकल एजेंट्स वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग टेक्स प्लेस थ्रू स्किन इन अ कंट्रोल्ड मैनर। ठीक है जी, अब आ जाते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पे। हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। ठीक है जी, अवॉइड पेशेंट कंप्लायंस। ये एडवांटेज क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि बार बार मेडिसिन लेने से बचने का ये बहुत अच्छा तरीका है। तो इसको मार्केट में जब उतारा गया तो पेशेंट्स ने भी इसको पसंद किया कि उनको बार बार मेडिसिन लेने से वो बचे। अवॉइड पेशेंट कंप्लायंस प्रॉब्लम। ठीक है जी, एम्प्लॉय लेस अमाउंट ऑफ टोटल ड्रग, मिनिमम साइड इफेक्ट्स कम थे, ड्रग एक्यूमुलेशन ज्यादा थी, साइड इफेक्ट्स कम थे, इम्प्रूव एफिकेसी इम्प्रूव हुई। ठीक है जी, कंट्रोल कंडीशन मिली, रिड्यूस फ्लक्चुएट जो ड्रग लेवल है। आप कई बार देखते हो पैरासीटामोल सभी
बुखार में सबने लिया, सब लेमैन जानते हैं कि बुखार होता है पैरासिटामोल लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, हम कहते हैं ये बात कि अरे बुखार तो फिर चढ़ गया, या टेम्परेचर तो हमें फिर से हो गया। तो वो क्या होता है कि जब हमारी ड्रग जो है बॉडी में जाती है, ब्लड में सप्लाई होती है, ब्लड में मिल जाती है और इफेक्ट देती है, अपना थेरेपेटिक एक्शन देती है हमें, तो क्या है कि हमें फिर मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो उस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए ये इम्प्रूव किया गया सिस्टम को। बायोअवेलेबिलिटी ड्रग की बढ़ाई गई, मेक यूज ऑफ स्पेशल इफेक्ट सस्टेन्ड रिलीज लाइक एस्प्रिन, ठीक है। ये डिसएडवांटेज इसकी ये है कि पुअर इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन, हम इन विट्रो अगर इसका करते हैं, इन विवो से कोरिलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। डोज जंपिंग पॉसिबिलिटी रहती है, ये जरूरी नहीं कि उसी जगह पे गई, थोड़ा बहुत रिट्राइवल ऑफ ड्रग इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ पॉइजनिंग, अगर किसने पॉइजनिंग के केस में ये सही नहीं है, ठीक है। और थोड़ा हायर कॉस्ट है इकोनॉमिकली उतना, जब इस पे हम वर्कआउट करेंगे कि हम उस पर पॉलीमर मेम्ब्रेन लगा रहे हैं तो थोड़ा कॉस्टली ये पड़ेगा। अब आ जाते हैं पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। रिजर्वोयर ऑफ ड्रग पार्टिकल इज एनकैप्सुलेटेड इन कंपार्टमेंट ऑफ वेरियस शेप। ड्रग को हम लोग एक पॉलीमर मेम्ब्रेन में इनकैप्सुलेट करते हैं। आप इसका माइंड में आइडिया लगाएंगे कि ये जो आपने कैप्सूल्स देखे हैं उसमें रंग बिरंगे जो दाने होते हैं ना, वो ड्रग पार्टिकल हमारे उससे ये होते हैं, एनकैप्सुलेट होते हैं पॉलीमर मेम्ब्रेन से, ताकि और उसमें से ड्रग पॉलीमर मेम्ब्रेन में से निकल के बॉडी में इफेक्ट देती है, ठीक है। वॉल्स मेड फ्रॉम कंट्रोल रेट कंट्रोलिंग पॉलीमर मेम्ब्रेन यूज की जाती है, हैविंग अ वेल डिफाइंड थिकनेस। ड्रग मॉलिक्यूल इन द केस ऑफ फॉलो फॉर 4 मैकेनिज्म्स, ठीक है। ये 4 मैकेनिज्म्स होते हैं। पहला होता है कि डिसॉल्व हो जाए, फिर रिलीज हो जाए, ठीक है, मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट। अब आ जाते हैं मेन मकसद क्या होता है कंट्रोल रिलीज सिस्टम का, कि डिलीवरी प्रोफाइल तक पहुंच जाए, हाई ब्लड लेवल तक ये पहुंच जाए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, ये आप इसमें कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे होगे, क्या सबको ये विजिबल हो रही है? यस मैम। हाँ जी। अब इससे आप Yes, ma'am. इससे आप समझने की कोशिश करना कि ये जो है, जो इसमें ऊपर जा रहे हैं ग्राफ्स, ये क्या है, जब आप मेडिसिन को इनटेक करते हो उससे जब बिना ड्रग डिलीवरी सिस्टम से पहले का जो ग्राफ है, ये वो है जो मिनिमम हमारी जो ड्रग होती है। जब मैंने पैरासिटामोल का आपको एग्जांपल बताया ना, आपने एक बार लिया, ब्लड में वो एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूट होकर हाई लेवल तक रीच किया, फिर क्या है, असर खत्म हुआ, टॉक्सिक इफेक्ट एक्सक्रीट आउट हो गए, फिर आपको बुखार चढ़ गया, नीचे आ गया लेवल, फिर आपको दोबारा मेडिसिन लेनी पड़ी, इफेक्ट आया, राइज अप हो गया, फिर इसका इफेक्ट खत्म हुआ, डाउन चला गया, फिर आपने थर्ड मेडिसिन ली। वो क्या ना, मैंने सुबह दोपहर शाम, ये एक तरीका होता है कि मेडिसिन कैसे वर्कआउट करते हैं आपकी बॉडी में इन वीवो, ठीक है जी। और अगर कोई ड्रग कंट्रोल्ड मैनर में होगी तो वो क्या होगा, जो डोज है हमारी, हमने इनटेक की, ठीक है, अगर हमने उसे किसी पॉलीमर मेम्ब्रेन से कवर किया है या किसी कंट्रोल मैनर सिस्टम से उसको कवर किया है, तो क्या है, वो जब रीच करेगी ब्लड तक, एब्जॉर्प्शन होने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, जब वो रीच कर गई, तो क्या है, कंट्रोल्ड मैनर में धीरे धीरे उसमें से ड्रग्स रिलीज करेगी और एक प्रॉपर एक लेवल बनाएगी। यानी कि जो मेडिसिन 8 आवर्स तक इफेक्ट कर रही थी, वो मेडिसिन अब हमारी 16 आवर्स तक भी इफेक्ट करेगी या उससे ज्यादा भी कर सकती है। इज दैट क्लियर टू यू? यस मैम। ठीक है। अब आ जाते हैं, इस तरीके से कंट्रोल मैनर्स में काम करती हैं ड्रग्स। अब आ जाते हैं ड्रग्स रिलीज पैटर्न ऑफ कंट्रोल डिलीवरी डोजेज फॉर्म। इसमें क्या होता है, कुछ आप पॉइंट्स इसमें जब क्लियर आउट पढ़ेंगे तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी। स्लो जीरो ऑर्डर रिलीज होता है, ठीक है जी। स्लो फर्स्ट ऑर्डर रिलीज सिस्टम आ जाता है। इनिशियल रैपिड रिलीज ऑफ लोडिंग डोज आ जाता है, फॉलोड बाय स्लो जीरो ऑर्डर रिलीज, ठीक है। इनिशियल रैपिड रिलीज ऑफ लोडिंग डोज आ जाता है। ये अलग अलग से डोजेज सिस्टम आ जाते हैं। अब आप देख लीजिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कि जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम मार्केट में आ तो गए हैं, फायदे तो सबने जान लिए, उनके नुकसान क्या हैं?
वो पूछ लिए जाते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में अब हम करने जाएंगे। इसमें क्या है, एक्सरेज होती है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज in 1895 man was thought about the use of radioactivity for medical purpose. तो उसमें क्या, फ्रॉम द टाइम ऑफ क्यूरी, जब मैडम क्यूरी थी, दे हैव बीन स्पेक्टिकुलर एडवांसेस इन द नॉलेज ऑफ रेडिएशन। उन्हें रेडिएशन की बहुत नॉलेज थी, सबको पता है रेडियम का उन्होंने ही इन्वेंशन किया था। लार्ज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर नोन दीज डेज, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एट विल बाय आर्टिफिशियल मेथड। बहुत से आर्टिफिशियल मेथड जनरेट हो चुके हैं मेडिकल साइंस में। Radiopharmaceutical are the chemical substance that contains radioactive atom within their structure are suitable for administration to human for the diagnosis and treatment of disease. It is a combination of radionuclides, radioactive isotope, where the ligand, where the radionuclide can be alpha, beta and gamma rays emitter and ligand can be chemical compound. अब आ जाते हैं particulate radiations पे। इसमें क्या है, अल्फा आ जाता है हमारा, are positively charged and heavy. They have a very short range. बीटा आ जाता है, they have the same mass as an electron, may be negatively charged, बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिवली बीटा पॉजिटिव पॉजिट्रॉन में आ जाता है, ठीक है, और बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में आ जाता है। द रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल इज फ्यूअर मीटर। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे। गामा रेडिएशन पोजेस हाई एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इनके क्वेश्चंस यूजेस पे। यूजेस हमारे क्या है, यूज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या है, डायग्नोस्टिक पर्पस से होता है, थेरेपेटिक पर्पस पे होता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। डायग्नोस्टिक रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। उसमें क्या है, पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन जाती है। फॉर एग्जांपल पोजीशन, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स विद इन द बॉडी, हाउ वेल इट्स फंक्शनिंग, कि पेशेंट की बॉडी कैसी है, स्ट्रक्चर ऑर्गन कैसे काम कर रही है, किस तरीके से फंक्शनिंग कर रही है। A large of technicum compounds have been used as radiopharmaceutical in order to get the image of particular organ in the body. Radiopharmaceutical has to be localized by IV administration. अब आ जाते हैं इसके कौन से एजेंट्स होते हैं, ब्रेन एजेंट्स, थायराइड एजेंट्स, ठीक है, जिन पे ये वर्कआउट होती है, बोन एजेंट्स, लंग एजेंट्स आ जाएंगे, ब्लड पूल एजेंट्स आ जाएंगे। रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज्ड फॉर थेरेपेटिक पर्पस। इसका थेरेपेटिक पर्पस क्या होता है, इंटेंशन विद थेरेपेटिक रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज्ड टू रेडिएशन एमिटेड सिलेक्टिवली टू डैमेज स्पेसिफिक टिश्यूज विद इन द बॉडी। कई बार ऐसा होता है, कुछ डैमेज टिश्यू को ठीक करने के लिए स्पेसिफिक रेडियो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। जैसे आयोडीन 131 इज द रेडियो न्यूक्लाइड used in therapeutic radiopharmaceutical. The most frequency used formulation in sodium iodine iodide, ठीक है जी। अब आ जाते हैं रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया पर। A radio contrast media is substance that enhance the information contained in image. इसमें क्या है, इमेज कंटेन करता है ये डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट में, जस्ट लाइक ट्रेडिशनल एंड डिजिटल रेडियोलॉजी, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं क्या कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, कितने तरीके के हैं। पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, ठीक है जी। पॉजिटिव में आ जाता है हाई एटेंशन डेंसिटी देन द सराउंडिंग टिश्यूज। This means that the contrast look more opaque than the surrounding tissue which seen on X-rays, ठीक है। Negative contrast media में क्या आ जाते हैं, have lower attention density than the surrounding tissues. This means that the contrast look less opaque than the body. Negative contrast is only found as a gas. इसकी क्वेश्चंस क्या पूछ लिए जाते हैं, what is radio contrast media? अब आ जाते हैं मेडिकल डिवाइसेस पे। मेडिकल डिवाइसेस क्या होते हैं, मेडिकल साइंस आजकल हमारी बहुत एक्सपैंड हो गया। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि रिसर्च वर्क चलता है तो हर दिन इनोवेशंस होते हैं। आज मार्केट में ये चीज़ है तो कल दूसरी कौन सी होनी चाहिए। तो मेडिकल डिवाइसेस टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द दोज एम्प्लॉयड बाय फिजिशियन एंड रेडियोलॉजिस्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। फिजिशियंस की हेल्प से, रेडियोलॉजिस्ट की हेल्प से पेशेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। मेडिकल साइंस बहुत अच्छे रीच कर रही है। This technology often raise complex regulatory legal question in everyday practice. आजकल ये चीज रोजमर्रा के प्रैक्टिसेस में आ चुका है, ठीक है जी। इसमें क्या हो जाते हैं, मेडिकल डिवाइसेस जनरेट हो जाते हैं कि कोई भी ड्रग है वो किस तरीके से उनको दी जाए। अब कितनी तरीके के मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। एक्स्ट्रा एथेरोइक डिवाइसेस, although most life support devices are within the patient, heart, blood vessels, lungs and pleura, tubing clamps and syringes. ECG leads and other apparatus often lie under the patient. जैसे ECG आपने देखा है, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस की हेल्प से ही तुम्हें पता लगता है कि ECG हमारी हार्ट बीट्स कैसे चल रही हैं, हार्ट रेट क्या चल रहा है,
ठीक है, तो ये मेडिकल डिवाइसेस में आ जाता है। ये चेस्ट रेडियोग्राफ्स हो जाते हैं। पेशेंट में आल्सो लाई ऑन ट्रॉमा बोर्ड, फॉर्म मैट्रेसेस, अदर सपोर्ट, मतलब उनको इस तरीके से बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस आ चुके हैं। अब आ जाते हैं चेस्ट डिवाइसेस पे। चेस्ट डिवाइसेस कैसे होते हैं? चेस्ट रेडियोग्राफ आर वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन ऑल इंटेंसिव केयर यूनिट्स। आईसीयूज में चेस्ट रेडियोग्राफ आजकल कॉमन प्रैक्टिस में आ चुका है, ठीक है, जिससे कि डिजीज को डायग्नोस किया जाता है बाय रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। मॉडर्न जनरल हॉस्पिटल्स में होता ही होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, आपने मतलब बहुत सारी चीजें देखी है ब्रेन के लिए, एमआरआई है, वो मेडिकल डिवाइसेस ही तो हैं। एक्सरेज हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड्स हो जाते हैं, वो जो जिनकी हेल्प से वो होता है वो क्या है? मेडिकल डिवाइसेस में ही आ जाते हैं, ठीक है। वस्कुलर डिवाइसेस के बारे में अब आप पढ़ेंगे। वस्कुलर डिवाइसेस में क्या होता है? A large variety of vascular catheters are inserted into the central vasculature and routinely used for monitoring the hemodynamic blood flow. ठीक है, कैथेटर्स लगते हैं, सबको पता है, फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हेमोडायलिसिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड, मेडिकेशन, न्यूट्रिशन। अब आ जाते हैं कार्डियक डिवाइसेस पे। Cardiac devices में the heart has probably advanced more development of sophisticated medical interventions all other organs. सबके कंपैरिजन में जो हमारा मेन पॉइंट है हार्ट, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, ठीक है। और उसकी केयर के लिए कॉर्नर बहुत सारे डिवाइसेस जनरेट किए गए हैं, जैसे कॉर्नरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी हो जाती है, कॉर्नरी बाईपास आपने सुना होगा, इसकी बाईपास हो गई है। तो वो क्या होता है? मेडिकल डिवाइसेस ही तो हैं जो इम्प्लांट होकर पेशेंट के बॉडी पे इफेक्ट देते हैं। स्टंट्स बोलते हैं जिनको हम, सर्जिकल करेक्शन ऑफ कॉन्जाइंट कार्डियक डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए मेडिकल डिवाइसेस इम्प्लांट किए जाते हैं पेशेंट की बॉडी में, ठीक है। तो वो एक तरीके से कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन में ही आ जाते हैं। जैसे कि हार्ट पेसमेकर, किसी की हार्ट बीट उतना वर्क नहीं कर रही जितनी करनी चाहिए, तो पेसमेकर्स लगाए जाते हैं, वाल्व्स को इम्प्रूव किया जाता है, आर्टिफिशियल वाल्व लग जाती हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल हार्ट भी लग जाता है, बस थोड़ा सोफिस्टिकेटेड मामला आ जाता है। ये केस सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं हार्ट के केस में, हम कह सकते हैं केस। Heart valves have been used successfully since 1960 and since then more than 60 models have been introduced. आजकल डे बाय डे बहुत सारे मॉडल्स आ रहे हैं मार्केट में जो इन चीज़ों को क्योर करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कार्डियक पेसमेकर मैं बता चुकी हूँ, सर्कुलेटरी असिस्ट डिवाइसेस हो जाते हैं हमारे, जो हार्ट इफ अगर हमारा कई बार ऐसा है कि वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस जनरेट किए गए हैं दैट आर यूज्ड टू सपोर्ट द फेलिंग हार्ट को फेल होने से बचाने के लिए वो डिवाइसेस बनाए गए हैं, विच कैन नॉट बी सेफली इफेक्टिव मैनेज्ड विद द स्टैंडर्ड मेडिकल थेरेपी। दिस डिवाइसेस पर्पस अलाउइंग द हार्ट टू रेस्ट। ये ऐसा है कि ये करते हैं कि हार्ट को रेस्ट मिल जाए long enough so that it can coalesce and return to normal position, कि हार्ट को रेस्ट मिलेगा तो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऑर्गन्स को आर्टिफिशियल उस पे डिवाइसेस के थ्रू हेल्प करवाते हैं। अब आ जाते हैं एब्डोमिनल डिवाइसेस, जैसे कि जीआई डिवाइस हो गए, जीयू डिवाइसेस हो गई, मिसलेनियस, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस मार्केट में आ रहे हैं आजकल जो आर्टिफिशियली बॉडी की डिजीज को या बॉडी को क्योर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम यूरिनरी डिवाइसेस, यूरिनरी स्टेंट्स, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें भी 5 टाइप्स के जेनिटो यूरिनरी डिवाइसेस हो जाते हैं। इसमें क्या है कि ब्लॉकेज कई बार किडनीज में हो जाती है, इंटरनल ड्रेनेज खराब हो जाती है या यूरेटर में दिक्कत आ जाती है, तो उस केस में क्या होता है, हम आर्टिफिशियल चीज़ों को उसमें इम्प्लांट करवाते हैं ताकि वो प्रॉपरली वर्क करे, ठीक है। अब आ जाते हैं या फर्दर जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पेस्ट्रीज करते हैं। पेस्ट्रीज हमारे स्मॉल प्लास्टिक सिलिकॉन मेडिकल डिवाइस होता है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, फॉर्म ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कह लो इसको आप, जो कि वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है और रेक्टम में। ये क्यों? ताकि पेल्विक फ्लोर जो मस्कुलेचर है या वहाँ पे अब अगर कोई दिक्कत है तो वो उस चीज़ को क्योर करने के लिए बनाए जाते हैं। वाइल देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ शेप, रिंग की फॉर्म में भी होते हैं, मतलब बहुत सारे शेप्स में ये हो जाते हैं, ठीक है। अब आप क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, जनरली पूछ क्या लिया जाता है कि राइट द यूज ऑफ फॉलोइंग डिवाइसेस, पेस मेकर बता चुकी हूँ, चेस्ट ट्यूब, फॉली कैथेटरी,
ठीक है, अब पढ़ते हैं इम्प्लांट्स के बारे में। थोड़ा मैंने ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन आपको इम्प्लांट्स का स्टार्टिंग में इस यूनिट के दे दिया है। ये भी हमारी मेडिकल डिवाइस है, मेड टू रिप्लेस इट एक्ट एज मिसिंग बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अगर हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई स्ट्रक्चर ढंग से वर्क नहीं कर, उस केस में क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं और इम्प्लांट्स को एड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, मोस्टली ये किस चीज़ के बने होते हैं, टाइटेनियम, सिलिकॉन, एप्टाइट और अदर फंक्शनल जो हमारी बॉडी से जो है फैमिलियर हो सके, उस मटेरियल से बनाए जाते हैं। ठीक है जी, जैसे आर्टिफिशियल पेसमेकर, इम्प्लांट्स, बायोएक्टिव, ये इम्प्लांट्स में आ जाता है। ठीक है, पहले इम्प्लांट क्या है, ब्रेस्ट इम्प्लांट। इसमें इसे एक तरीके से आप कॉस्मेटिक सर्जरी मान सकते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, फीमेल सेलिब्रिटीज, जो ये आजकल करवाने लगी हैं, जिसको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन भी बोलते हैं और रिकंस्ट्रक्ट ब्रेस्ट भी बोलते हैं। ये कहीं जेनेटिक जिसको डिफॉर्मिटीज होती हैं, या आजकल लोगों ने ये फैशन बना लिया है कि चलो ये करवा रहा है तो मैं भी करवा लेता हूँ। ठीक है, तो ये ब्रेस्ट इम्प्लांट्स उसमें आ जाते हैं कि लोग कॉस्मेटिक सर्जरी में से फॉलोअप करते हैं। अब आ जाते हैं डेंटल इम्प्लांट्स। ये तो सभी को पता है, सबके घर में बुजुर्ग भी हैं और सबके घर में ये चीज़ें सबने देखी हैं। डेंटल इम्प्लांट्स भी आते हैं जो परमानेंट टूथ अगर किसी के रिप्लेस हो जाते हैं तो प्रॉपर एक क्राउन ब्रिज सही डेंचर आ जाता है कि जस्ट लुक नेचुरल लगता है, लेकिन वो होता आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो ये डेंटल इम्प्लांट्स आ जाते हैं, पूरा का पूरा जा ही आ जाता है जो उसमें फिक्स हो जाता है। हेयर इम्प्लांट्स आ जाते हैं। हेयर रिप्लेसमेंट सर्जरी सबको पता है, किसी को बालों की प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉलिकल्स की है, बैक ऑफ हेड है, to the desired frontal area into transplanting follicular units harvested from the back of head। इधर उधर के एरियाज से हेयर इम्प्लांट्स किए जाते हैं बॉडी में। सिर के ऊपर अगर किसी के बाल उड़ गए हैं या है ही नहीं तो आजकल हेयर वीविंग कह सकते हो, वो आ जाते हैं। फेशियल इम्प्लांट्स, अगर फेशियल इम्प्लांट्स भी यही होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी में आ जाती है। सेलिब्रिटीज बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कोई नोज ठीक कराता है, कोई लिप्स, मतलब जान, नोज, चिक के मोस्ट प्रोबेबली उनको ठीक कराने के लिए काम आते हैं। ठीक है जी, फेशियल सिमेट्री को अपने ठीक कराते हैं। फीचर्स, अगर किसी को लग रहा है मेरे फीचर्स ठीक नहीं है तो वो उसको एनहांस करने के लिए, फेशियल प्रोपोर्शनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये मार्केट में इम्प्लांट्स का हेल्प लोग लेते हैं। अब आ जाते हैं आई इम्प्लांट, ये सभी को पता है। इंट्राओकुलर लेंस आजकल आते हैं मार्केट में जो कि इम्प्लांट किए जाते हैं आई के अंदर, यूजुअली रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग क्रिस्टलाइन लेंस। जो एग्जिस्टिंग लेंस है, जब किसी की नजरें काम नहीं करती हैं या कोई प्रॉब्लम होती है उनको, कैटरेक्ट के ऑपरेशन आजकल होते हैं, सबको पता है, इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टिव सर्जरी। ठीक है जी, काल्फ इम्प्लांट्स पता है, नी इम्प्लांट आजकल होते हैं, बटक इम्प्लांट्स होते हैं। ठीक है, कॉचलर इम्प्लांट्स होते हैं। ये बहुत तरीके के इम्प्लांट्स में बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं जो आजकल मार्केट्स में देखने में भी आते हैं, सुनने में भी आते हैं। ये क्वेश्चन उस पर राइज कर लिया जाता है, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्लांट्स। अब आपको जनरली मैं समरी के लिए बता रही हूँ कि आपने आज पढ़ा है मिसलेनियस ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या रोल प्ले करता है, किस तरीके से रोल प्ले करता है, एरोसोल्स का क्या रोल प्ले है। ठीक है, इनमें जनरली कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि किसके, जैसे आपने रेडियो एक्टिव पढ़ा है, अल्फा बीटा गामा रेज पढ़ी है, विच से हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, किसकी ज़्यादा है, इम्प्लांट्स क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज कंट्रोल सिस्टम्स की क्या है, जीरो ऑर्डर रिलीज इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर आप इसे देख सकते हो। ठीक है, ये आपके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपको जनरली देखने में और सुनने में आ जाते हैं। ठीक है, इन्हें आप जब करेंगे तो आपके गो थ्रू हो जाएंगे। अगर आपको ये इस यूनिट में कुछ क्वेश्चन है, कोई आपको क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो हम इसके कोई पॉइंट स्पेसिफिक है जो आपको नहीं क्लियर आउट हुआ है तो आप अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है, इसमें कोई क्वेरी है, किसी पॉइंट पे कोई पॉइंट नहीं समझ आया, कुछ पूछना है तो आप रिस्पॉन्ड कीजिए। Dear students, if you have query in the specific point, please respond. I will clarify it as soon as possible. Okay. No response from anyone.
then I can consider all students must have clear this unit properly. सभी को क्लियर हो गया ये यूनिट? हम इस क्लास को अभी 5 मिनट्स में कंटिन्यू करते हैं. आप इस यूनिट को एक बार देख लीजिए. किसी को कोई क्वेरी है तो वो क्वेश्चन अराइज कीजिए, मैं आंसर करती हूँ. नेक्स्ट यूनिट के साथ हम 5 मिनट्स में कंटिन्यू करते हैं. चलिए यूनिट 5 हम स्टार्ट करते हैं. बेसिक्स ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स. ठीक है जी. सबसे इस यूनिट में आप क्या करेंगे? इस यूनिट में आप पढ़ेंगे जो है फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, बायोअवेलेबिलिटी करेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है वो जानेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, जीआई बैरियर किसको कहते हैं, डिस्पोजिशन ऑफ ड्रग क्या होता है, फर्स्ट पास इफेक्ट किसे कहते हैं, ड्रग क्लियरेंस, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे. ठीक है. अब करते हैं इंट्रोडक्शन पे. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. इसमें फार्मास्यूटिक्स क्या होता है सबको पता है, मुझे इसे री-फैमिलियर कराने की कोई जरूरत नहीं है. द स्टडी ऑफ फार्मास्यूटिकल डील्स विद द फैब्रिकेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट. Drug product that contains same therapeutically active drug may use different inactive ingredients. जब कोई ड्रग हमारी अलग इनएक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट्स के साथ मिलकर बनी होती है, वो उसकी हम स्टडी करते हैं, वो होती है हमारी फार्मास्यूटिक्स. ठीक है जी. उसके बारे में हम इस फार्मास्यूटिक्स में जानते हैं. Moreover, the method of fabrication of the drug product may also be varied by each manufacturers. बस हाँ ये है कि अलग अलग तरीका हो जाता है बनाने का,
थोड़ा बहुत वेरिएट कर जाता है, विच इन टर्न डिपेंड अपॉन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। इससे इफेक्ट करता है कि किसी ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। The type of formulation, the route of administration all affect the therapeutic activity को, किसी भी ड्रग की थेरेपेटिक एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। बायोफार्मास्यूटिक्स इज ब्रांच ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स विच डील विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड थेरेपेटिक रिस्पॉन्सेज। इसमें आ जाते हैं आपके, after studying this unit you should be able to study, explain biopharmaceutics, उसके goals क्या हैं, बायोअवेलेबिलिटी होता क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स किसे कहते हैं, डिफाइन एब्जॉर्प्शन, फैक्टर्स क्या क्या आ जाते हैं, डिस्पोजिशन मैंने जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब आ जाते हैं फंडामेंटल एक्सपेक्ट्स से। फंडामेंटल एक्सपेक्ट्स में क्या होता है, बायोफार्मास्यूटिक्स जो है हमारी, biopharmaceutics is the branch of pharmaceutical science encompassing the study of the relationship between physiochemical properties of drug। किसी ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और रिलेशनशिप उसका क्या बनता है बॉडी के साथ, उसके बारे में आप लोग जानेंगे। ठीक है जी। डोजेज फॉर्म एंड द थेरेपेटिक रिस्पॉन्स ऑब्जर्व्ड आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। बायोफार्मास्यूटिक्स डील्स विद द इन्वेस्टिगेटिंग रैशनली द इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस। बायोफार्मास्यूटिक्स उस चीज को डील करता है कि हमारी प्रोडक्ट कितनी रेशंस में बन रही है, क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, कैसे फैक्टर्स से बन रही है, वही फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस पे। The discipline describes the relationship among an active drug, the dosage form containing the active drug and the effectiveness of the prescribed drug therapy। अब आ जाते हैं बायोअवेलेबिलिटी के बारे में। तो टर्म बायोअवेलेबिलिटी मैंने पहले भी बताया है आपको लास्ट लेक्चर में, लास्ट काउंसलिंग सेशन में भी, कि बायोअवेलेबिलिटी होता क्या है। टर्म से ही आप समझ पा रहे हैं इसको, अक्षर को आप तोड़ के देखेंगे तो बायो और अवेलेबिलिटी। Bioavailability indicates a measurement of rate and extent of active drug delivered from a drug product and reaches the general circulation। यानी कि कोई ड्रग हमारी बॉडी को कितनी डोज में अवेलेबल हो रही है बायोलॉजिकल, हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम को, दैट इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी। ड्रग डोज अवेलेबल टू बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है जी। द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आर जनरली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ड्रग मेड ऑफ अवेलेबल टू द बॉडी। द रेट ऑफ डिलीवरी सिस्टम, इफेक्टिव किस डिलीवरी सिस्टम से ड्रग डिलीवर की जा रही है, उसका भी इफेक्ट, डोजेज फॉर्म कैसे बनी है, किस तरीके से डिलीवर हो रही है, वो चीज़ उस पर इफेक्ट करेगी। इट कैन मेक द ड्रग अवेलेबल टू द बॉडी। मैंने कहा ना बायोअवेलेबिलिटी, ड्रग, how much drug available to a biological system, that is called bioavailability। The drug bioavailability is ultimately related to drug therapy, the study of pharmaceutics, biopharmaceutics related to the physiochemical properties of drug। ठीक है जी। अब आ जाते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। ये जनरली पूछ लिया जाता है तो इसको थोड़ा केयरफुली सुनिए। फार्माकोकाइनेटिक्स इज अ डिसिप्लिन दैट कंसर्न द स्टडी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ टाइम कोर्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब आपने ये तो जान लिया कि बायोलॉजिकल सिस्टम है, बायोअवेलेबिलिटी है, कि कितनी हाउ मच ड्रग हमारी कितनी ड्रग हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल कितनी हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम को ड्रग अवेलेबल हो रही है, दैट इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी। ये सब आपने जान लिया। अब आप ये जानेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। फार्माकोकाइनेट भाई पहुंच तो रही है पर किस तरीके से पहुंच रही है, वो होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें आ जाते हैं आपके 4 प्रोसेस। मैंने आपको पहले बताया है कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। The time course of drug absorption, distribution, metabolism, excretion. This is called ADME process. लास्ट भी मैंने सेशन में बताया, मैंने अभी भी बताया आपको। फार्माकोकाइनेटिक्स आल्सो कंसर्न द रिलेशनशिप ऑफ दोज प्रोसेसेस टू द इंटेंसिटी एंड टाइम कोर्स ऑफ थेरेपेटिक एंड टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। ठीक है। रिसेंटली अटेम्प्ट टू क्वांटिटी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जितने लेवल से ड्रग हमारी बॉडी का अवेलेबल होगी इन प्रोसेसेस से गुजर के, उतना ही वो फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट देंगे। अब आ जाते हैं द सेवरल एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज। Bioavailability measurement, effect of body physiology on drug absorption and disposition, dosage adjustment and disease state,
correlation of pharmacological response with dose, evaluation of drug interaction. ठीक है जी. इसमें जनरली आपसे पूछ लिया जाता है कि एप्लीकेशन क्या क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया कि बायोअवेलेबिलिटी मेजरमेंट, इफेक्ट ऑफ बॉडी फिजियोलॉजी ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्पोजिशन, डोजेज, एडजस्टमेंट इन डिजीज स्टेट, कोरिलेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस, इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग इंटरेक्शन. ये इसकी एप्लीकेशन हो जाएंगे जो आप जनरली बता सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज में. ठीक है जी. अब आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग पे. एब्जॉर्प्शन हमारी कैसे कैसे तरीकों से होती है. ठीक है. एब्जॉर्प्शन का ये फर्स्ट स्टेप है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स में कि पहले जब आप ड्रग को लोगे, पहले तो आपने ली ड्रग एडमिनिस्टर करी. ठीक है. एडमिनिस्टर करने के बाद पहला स्टेप ही एब्जॉर्प्शन का है. अब एब्जॉर्प्शन को जान लीजिए. एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस द जनरल सर्कुलेशन. जनरल सर्कुलेशन तक हमारी ड्रग कैसे पहुंच रही है बिना अनचेंज्ड हुए, यानी कि बिना उसके, ऐसा नहीं कि उसकी डिस्पोजिशन चेंज हो गई या उसकी एफिकेसी कम हो गई, बिना उसकी जो है एफिकेसी कम हुए, अनचेंज हुए बिना वो जनरल सर्कुलेशन तक कैसे पहुंच रही है. Hence, as per the definition of drug that is metabolized or chemically transformed at the site of application. अब आ जाते हैं कि GI बैरियर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैरियर बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में GI बैरियर भी बोल देते हैं. इसमें क्या होता है कि GI बैरियर दैट separates the lumen of stomach, intestine and the systemic circulation at the sites of drug action is a complex structure composed of lipids, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, इन सब से मिलके बना होता है. GI बैरियर हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं वहां पे, परमिटिंग द रैपिड पैसेज ऑफ सम केमिकल्स, जिसमें कि कुछ ही केमिकल्स हमारे वहां से पास हो सकते हैं, बाकी सब नहीं. तो उस केस में थोड़ा हमें होता है कि हमारा ड्रग अनचेंज होकर बिना अनचेंज हुए इफेक्ट दे सके. ठीक है जी. अब GI बैरियर आपने देख लिया. अब आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ GI एब्जॉर्प्शन. क्या क्या मैकेनिज्म हैं? देयर आर वेरियस मैकेनिज्म फॉर GI एब्जॉर्प्शन व्हिच आर नेम्ड एज पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, आयनिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन. पैसिव डिफ्यूजन में आपका आ जाता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारी ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम रीजन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ठीक है जी. हाई रिलेटिव कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पे ये मूव कर पाते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम रीजन टू हाई टू लो. ठीक है. दैट सेम टाइप ऑफ अपोजिट चार्ज, एक तरफ तो लो टू हाई होता है, एक तरफ हाई टू लो होता है. द पैसिव एब्जॉर्प्शन डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. उसमें किसी और चीज की कोई खर्च एनर्जी नहीं लगती, उसकी अपनी ही एनर्जी लगती है. ठीक है. अब आ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ प्रोसेस whereby material can be transported against a concentration gradient. Diffusion occurs from region lower concentration to high concentration. The driving force for this process is supplied in form of expenditure of energy. इसमें थोड़ा हमारी expenditure of energy लगती है बॉडी की. ठीक है. और जो हमारा वर्क है वो एक एंजाइम का काम करता है. ट्रांसपोर्ट में भी सब्जेक्ट टू इनहिबिशन ऑफ सब्सटेंस दैट कैन ईदर इंटरफेयर विद एंजाइम एक्टिविटी. ठीक है जी. ये हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. अब आ जाते हैं फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन पे. इट इज कैरिड मेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम व्हिच डज नॉट टेक्स प्लेस अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन. ये एक हमारा कैरियर मेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट है, यानी कि एक कैरियर के थ्रू हमारी ड्रग वहां तक रीच करेगी. ठीक है. कैरियर मेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम व्हिच डज नॉट टेक्स प्लेस अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बट कैरियर कंपीट्स विद अदर सब्सटेंस ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर. ठीक है जी. इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? एब्जॉर्प्शन किस किस की हो सकती है? B12 फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक वॉल, जो कि उस पे स्टमक वॉल पे इंट्रिंसिक फैक्टर देता है. अब आयन पेयर ट्रांसपोर्ट हो जाता है. ठीक है जी. द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाईली आयनाइज्ड कंपाउंड्स एट GI बैरियर, pH कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय पैसिव डिफ्यूजन अदर मैकेनिज्म. यहाँ पे हमारे जो है pH कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस. ठीक है. तो ये हमारा आयन पेयर ट्रांसपोर्ट हो जाता है. आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन हो जाती है. ये भी एक मेम्ब्रेन में चार्ज पोजेस कर पाते हैं. जो चार्ज क्या करता है? ड्रग परमिशन पे इफेक्ट करता है, विच आर इन मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ अनअफेक्टेड बाय द मेम्ब्रेन चार्ज. द मॉलिक्यूलर परमिशन इज मच फास्टर देन द आयनिक फॉर्म. इसमें परमिएट का मतलब होता है कि किसी के परमिशन करना. जैसे स्किन पे आप क्रीम लगाते हो तो धीरे धीरे वो आप रब करते हो तो वो परमिएट हो जाती है ना, तो वही परमिशन होता है ये.
पोर्ट ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एंडोसाइटोसिस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन वेयर बाय इनवेजाइनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन engulf the particulate or droplet material। include two type of process, सेल ड्रिंकिंग यानी कि पाइनोसाइटोसिस, जिसमें कि और सेल ईटिंग फैगोसाइटोसिस, engulfing of particular materials। एंडोसाइटोसिस जो होता है वो ओनली ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वेयर ड्रग डज नॉट हैव टू बी इन एक्वस सॉल्यूशन, जब हमारी ड्रग किसी एक्वस सॉल्यूशन में नहीं है टू बी एब्जॉर्ब। द फिनोमिना कौन कौन से आ जाते हैं हमारे इसमें, अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, विटामिन ए डी ई के एंड इंसुलिन, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछ लिए जाते हैं। द वेरियस मैकेनिज्म ऑफ जीआई एब्जॉर्प्शन, जीआई एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म पूछ लिए जाते हैं, जो अब मैंने आपको बैरियर्स बताया है ना, ये सब आ जाते हैं। गिव द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव डिफ्यूजन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर प्लीज ध्यान दीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ड्रग को के एब्जॉर्प्शन के वक्त, क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फिजियोकेमिकल फैक्टर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट करती हैं। बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर इफेक्ट करते हैं कि बायोलॉजिकल कितनी अवेलेबल हो पा रही है ड्रग बॉडी के लिए, बॉडी पे। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं कि ड्रग को हमने डिजाइन किस वे में किया हुआ है। अब आ जाते हैं फिजियोकेमिकल फैक्टर में। फिजिकल केमिकल फैक्टर्स में क्या हो जाता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। लिपिड सॉल्युबिलिटी में क्या है, द इंटर रिलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट लिपिड सॉल्युबिलिटी, द पीएच एट एब्जॉर्प्शन साइड, जहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो रही है जीआई बैरियर, वहाँ की पीएच कितनी है। द एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस ड्रग्स थ्रू आउट द जीआई ट्रैक्ट इज नोन एज द पीएच पार्टीशन थ्योरी, ठीक है जी। उसका भी ध्यान में रखा जाता है कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे पीएच कितनी है और हम अपनी डोज की पीएच कितनी मेंटेन करके बता रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि किसी भी डोजेज फॉर्म की पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रोल प्ले करती है ड्रग में इफेक्ट करते हो, चाहे वो ऑइंटमेंट हो, चाहे वो सिरप्स हो, चाहे वो लिक्विड प्रिपरेशन हो, चाहे ऑरल वाली हो, चाहे सेमी सॉलिड हो, चाहे पैरेंटल्स हो, सब में ये चीज़ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है पीएच। अब आ जाते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या हो जाता है कि इन ऑर्डर, इसमें आप जानेंगे इन विच, इन ऑर्डर फॉर ड्रग टू बी एब्जॉर्ब, कितनी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, बॉडी फ्लूइड में डिसॉल्व हो पा रही है, एब्जॉर्प्शन साइड तक कितनी पहुंच पा रही है। द प्रोसेस बाय विच ड्रग पार्टिकल डिसॉल्व इज टर्म डिसोल्यूशन। ड्रग पार्टिकल हमारे डिसॉल्व होते हैं, वो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, जिसके लिए मशीन्स भी होते हैं, डीटी ऑपरेटर्स होते हैं, वो डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, एक तरीके से वो इन विट्रो तरीका हो जाता है कि हमारी ड्रग जो बॉडी में जाके डिसोल्यूट होती है वो हम इन विट्रो उसमें देख सकते हैं, और उसमें उसी तरीके से हम लोग चीज़ें मेंटेन करते हैं जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर होती है। Drug dissolved in the fluid at the absorption rate where the dissolution is a controlling step in overall process, ठीक है जी। जिसमें नॉइज विटनी इक्वेशन इसमें काम आ जाती है, डीसी स्लैश डी टी की एस सी एस माइनस सी। डीसी डी टी क्या होता है, हो जाता है रेट ऑफ डिसोल्यूशन, के क्या हो जाता है डिसोल्यूशन रेट, एस क्या हो जाता है सरफेस एरिया, सी क्या हो जाता है कंसंट्रेशन टाइम, सी एस क्या हो जाता है सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। The constant K has been shown to equal D, where the D is the diffusion coefficient, ठीक है जी। DC स्लैश DC ये इक्वेशंस पूछ ली जाती हैं, तो थोड़ा इन टर्म्स को थोड़ा केयरफुली और ध्यान से देखें। DC स्लैश DT, DC बाई DT इक्वल टू DCS T, इनका CS क्या हो जाता है हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया है। CS हमारा है इसमें व्हेन इट ड्रग इंक्रीज टेम्परेचर, डिसोल्यूशन प्रोसेस में आ जाते हैं। और डी हमारा डिफ्यूजन कोएफिशिएंट हो जाता है, डिग्री ऑफ एगिटेशन, एच हमारा डिफ्यूजन लेयर की थिकनेस पे आ जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्रिस्टल फॉर्म पे। सॉलिड ड्रग सब्सटेंस में ऑकर एज प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस और एज अमॉर्फस पार्टिकल। अब क्या हो जाता है, ये भी इफेक्ट करता है कि कोई भी ड्रग है हमारी अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो थोड़ा वो टाइम टेक करेगी, अगर वो अमॉर्फस फॉर्म में है तो वो इजिली सॉल्युबल हो जाएगी। आप उसमें देख लो कि जैसे सपोज चीनी है, वो एक क्रिस्टल फॉर्म में है, उसको पानी में डिसॉल्व करने बैठो आप, थोड़ा टाइम लेती है। यही कोई ऐसी प्रोडक्ट, कोई ऐसी चीज हो कि जो किसी को शेप नहीं है, ठीक है, तो वो थोड़ा उसका पता भी नहीं चलेगा वो कब चली गई, ठीक है। तो ये चीज ऐसे इसमें होता है।
अब इसमें आता है ड्रग स्टेबिलिटी इन द जीआई ट्रैक्ट, ड्रग कितने स्टेबल हो जाते हैं जीआई ट्रैक्ट पे। द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग इन डोजेज फॉर्म एज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल अवेलेबिलिटी। ये जीआई ट्रैक्ट का जो है ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन हम ये चीज़ें बहुत ध्यान देते हैं कि जो जीआई ट्रैक है हमारी ड्रग ऐसे ढंग से बायो अवेलेबल हो जाए कि जो उसकी यूनिट डोजेज फॉर्म पे भी इफेक्ट ना हो और प्रॉपर स्टेबल वो रीच कर पाए अंदर। ठीक है, अब आ जाते ये पॉइंट है आपका कॉम्प्लेक्सेशन, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। इसमें क्या है, एड्सॉर्प्शन में क्या होगा आपका, ये सरफेस एड्सॉर्प्शन में आपका होता है कि भी सरफेस किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल का अगर सरफेस के ड्रग पार्टिकल जितना छोटा होगा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा, सॉल्युबल उतनी जल्दी होगी और उतनी जल्दी बॉडी में अवेलेबल होगी। सरफेस एब्जॉर्प्शन कैन आल्सो अफेक्ट द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। फिजिकल एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन। जैसे कि आपने एक्टिव सॉलिड देखा होगा, जैसे चारकोल, कहीं डाइज हो जाती हैं, तो ये चीज एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में आ जाता है। विस्कोसिटी मैंने पहले बताया था, विस्कोसिटी लास्ट काउंसलिंग सेशन में भी मैंने डिस्कस किया था कि विस्कोसिटी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ठीक है, या लिक्विड फॉर्म है, या तो इनमें विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिजिकल कैरेक्टर्स में प्रिपरेशन की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है जी। सरफेस एक्टिविटी have variable effects on the dissolution absorption process में surfactants और सरफेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। सरफेस एरिया मैंने कहा ना, छोटा पार्टिकल होगा सरफेस एरिया उनका ज़्यादा होता है, बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया कम होता है। जो छोटा पार्टिकल होगा उसका वाटर में सॉल्युबल करो एज कम्पेयर टू, मैंने कहा ना, आप शुगर के क्रिस्टल्स ले लो और आप नमक ले लो, कौन सा सबसे पहले सॉल्युबल होगा? सॉल्ट पहले होगा, क्योंकि सॉल्ट का सरफेस एरिया कम होता है सॉल्ट के पार्टिकल्स का, और शुगर के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो वो टाइम टेकिंग होता है। तो जितना टाइम सॉल्युबिलिटी में लगेगा इफेक्ट भी उतना ही देगी। अब जैसे चीनी है, घुलने में टाइम, डिसोल्यूशन में डिसॉल्व होने में टाइम लगाती है, तो मिठास भी तो बहुत लेट देती है। और जो नमक है वो जल्दी हो जाता है। तो ये चीज़ सरफेस एरिया उस पर इफेक्ट करता है, चाहे वो ये तो मैंने आपको नॉर्मल डेली रूटीन के एग्जांपल से बताया है। ये के बात कर रहे हैं हम ड्रग्स पार्टिकल्स की। ठीक है जी। जीआई की पीएच मेंटेन रहनी चाहिए। मैंने कहा ना, कल भी मैंने बताया था आपको लेक्चर में, जो सेशन था उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पीएच हमारी हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक पीएच बैलेंस के थ्रू 1 to 14 जो हमारा होता है, जिसमें कुछ एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है, उस चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोग अपने ड्रग को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि जो हमारी जीआई की पीएच है, जब हमारी ड्रग वहाँ जाए तो वो उसमें जाकर सही इफेक्ट दे। ठीक है, अब आ जाते हैं डाइटरी फैक्टर्स पे। डाइटरी फैक्टर्स में क्या है, ये तो चलो मेडिसिन बन गई, ठीक है, भेजने का तरीका भी हमें पता लग गया। अब क्या है, प्रेजेंस ऑफ फूड इन द जीआई ट्रैक्ट रिड्यूस द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब भाई हम ड्रग को दे तो रहे हैं, लेकिन उसमें पहले से बहुत सारी और भी तो चीज़ें कोई प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि फूड। ठीक है, ये तो है नहीं कि पेट हमेशा खाली होगा, खाली पेट तो वैसे भी मेडिसिन नहीं लेते हैं। उस केस में क्या हो जाता है, द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द जीआई ट्रैक्ट में डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड अवेलेबल। उससे क्या है, जो उसका बायोलॉजिकल फ्लूइड अपने अंदर होता है ना, फ्लूइड अवेलेबल होता है, वो उसकी क्वांटिटी को मेंटेन रखता है। डिक्रीज द रेट एट विच ड्रग डिसॉल्व। फूड इन द ट्रैक में ऑल्सो इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम की विस्कोसिटी को भी मेंटेन रखता है, एंड डिक्रीज द रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन इन द म्यूकोसल बैरियर। ड्रग के डिफ्यूजन के रेट को भी कंट्रोल रखता है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कहते हैं कि खाली पेट नहीं लेनी। द कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में बी एब्जॉर्ब अ फ्रैक्शन ऑफ डोज, रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ ड्रग अवेलेबल। अब आ जाते हैं डिग्रेडेशन प्रोसेस पे या मेटाबॉलिज्म पे आ जाते हैं। ड्रग में भी
degraded or metabolized before it can be absorbed. केमिकल डिग्रेडेशन मैंने कल बताया था कि टाइमली हमारी जो ड्रग है, चाहे शेल्फ लाइफ पे रखी है, चाहे पेशेंट की बॉडी में है, लेकिन उसकी अपनी कुछ केमिकल डिग्रेडेशन होती है, स्पेशली पीएच डिपेंडेंट रिएक्शंस, सॉल्युबलाइजिंग फूड फ्लूइड जो जीआईटी में है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, ड्रग दैट स्ट्रक्चरली रिजेंबल, हमारी ड्रग ऐसे ढंग से डिजाइन की जाती है कि जो उससे रिजेंबल हो जाए, फैमिलियर हो जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें क्या क्या फैक्टर्स हमारे इफेक्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल। ये तो आपने देखा फार्माकोलॉजिकल थे जो हमारी बॉडी के अंदर है कि हम ड्रग को ऐसे ढंग से डिजाइन करें कि हमारे फार्माकोलॉजी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन पे अगर रीच करे तो ड्रग को अनफेमिलियर ना लगे और बॉडी को भी कोई नुकसान ना हो। अब आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। जो ड्रग के क्या फैक्टर्स हैं, डोजेज फॉर्म कंसिडरेशन, हम डोजेज फॉर्म कौन सी कंसीडर कर रहे हैं, द डोजेज फॉर्म इन विच ड्रग इज एडमिनिस्टर, क्या तरीके से जो हम ड्रग ले रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो कितनी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से इन्फ्लुएंस कर पा रही है, कितनी अवेलेबल हो रही है बॉडी को, वो सब चीज़ें उसमें इफेक्ट करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया द इफेक्ट ऑफ डोजेज फॉर्म ऑन एब्जॉर्प्शन रेट, फिजियोकेमिकल अवेलेबिलिटी डिपेंड ऑन द रेट एट विच रिलीज द ड्रग, हम किस तरीके से ड्रग को रिलीज कर रहे हैं, कौन सा रूट चुन रहे हैं, कौन सा रूट सिलेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ अवेलेबिलिटी वे पे, तो ये चीज़ बायोलॉजिकल फ्लूइड पे मैटर करती है। जैसे कि आपने देखा वन वुड आप देख रहे होगे, वन वुड एंटिसिपेट दैट अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग फॉर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कैसे होता है, सॉल्यूशन है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, इमल्शंस की उससे डिक्रीज में है, सस्पेंशंस हैं, फिर कैप्सूल्स आ जाते हैं एक डिक्रीज मैनर में ऑर्डर में। ये आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से डोजेज फॉर्म है जो किसका इफेक्ट कितना है। तो जो टैबलेट है, सॉल्यूशंस है वो इजीली हो जाएंगे अवेलेबल, इमल्शंस भी हो जाएंगे, सस्पेंशंस भी हो जाएंगे, कैप्सूल्स भी हो जाएंगे बाय कंट्रोल्ड मैनर, टैबलेट उनसे बाद में आ जाएगी, उतना नहीं है, कंप्रेस्ड उनसे भी बाद में, कोटेड उससे भी बाद में। Enteric coated tablets जो हैं the relative rate at which drug from dosage form is available to the body depends on the complexity of dosage form. अब आ जाते हैं processing variables पे। various processing variable can affect the dissolution by altering affecting surface area of drug particles. drug dissolution क्या है, simplest factor है drug को absorb करवाने का। The dosage form factor that influence the dissolution hence absorption of drug are manufacturing processes. ठीक है, हम देख लेते हैं मैन्युफैक्चर का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले अगर कोई चीज़ बन रही है टैबलेट में या ऑरल रूट से, टैबलेट्स की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा मैं जब उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कल मैंने बताया था कि ग्रैन्यूल्स बनते हैं, फिर मैंने बताया था कि कंप्रेशन फोर्स से उनको कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको पैकिंग, कैप्सूल्स है तब भी यही हो रहा है कि ग्रैन्यूल्स तो उसमें भी होते हैं, ग्रेन्यूल है या पाउडर फॉर्म में है, उसके बाद उसको कंप्रेस्ड फॉर्म में पैकिंग में हम लोग उसको चाहे कैप्सूल है चाहे टैबलेट है उस कंटेंट में हम उसको देते हैं, ठीक है। अब क्या है डिसोल्यूशन टाइम, द पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग इज रिलेटेड टू ड्रग डिसोल्यूशन रेट। मैंने आपको बताया ना कि ड्रग का पार्टिकल डिसोल्यूशन रेट को पे इफेक्ट करता है। अगर पार्टिकल छोटा होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, डिसोल्यूशन उतनी इजीली होगा। अगर पार्टिकल साइज बड़ा है तो सरफेस एरिया कम है और ड्रग डिसोल्यूशन में टाइम लगाएगा। द एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स क्वाइट ऑफन सब्सटेंशियली इंक्रीज द डिसोल्यूशन रेट ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग्स बाय रिमूवल ऑफ एयर पॉकेट्स अराउंड द पार्टिकल्स, ठीक है जी। इसमें क्या है, बहुत सी ड्रग्स हमारी ऐसी होती हैं जो हाइड्रोफोबिक भी होती हैं, हाइड्रोफिलिक भी होती हैं, फिलर भी होती हैं, जो इसकी वजह से क्या है, हाइड्रोफोबिक के जो वाटर से हेटिंग होती है, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होती हैं, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है कि अगर वाटर लविंग होगी, हाइड्रोफिलिक है तो वो कंपैटिबल कर जाएगी। अगर वो कई बार होता है ना कुछ टैबलेट्स पे आप देखते हो कि इन्हें दूध के साथ लेना या इन्हें स्पेसिफाइड ल्यूकवार्म वाटर के साथ लेना या कोल्ड वाटर के साथ लेना, या कई बार ऐसा होता है कि दूध के साथ या खाली या चीवेबल। तो ये कहीं ना कहीं ड्रग के डिज़ाइन की वजह से हम लोग जो ड्रग डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट एज मैंने बोला ना शेल्फ लाइफ,
इसको प्रोडक्ट एज भी बोल सकते हैं, शेल्फ लाइफ भी बोल सकते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको शेल्फ लाइफ भी बोलते हैं। अ नंबर ऑफ चेंजेस स्पेशली द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी डे बाय डे हमारी जो ड्रग है जब से बन जाती है, इसीलिए उस पर मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी मेंशन किया जाता है। उसमें क्या है, जब से वो बन जाती है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर हो जाती है, तो वो टाइमली केमिकल्स डिग्रेड होते रहते हैं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, या फिर स्टोरेज कंडीशन में ऑल्ट्रेशन आ जाती है। तो भाई हमने स्टोरेज प्रॉपरली नहीं किया, सपोज कोई कलर्ड सिरप है, हम उसमें लिखा है कि आप स्टोर एट कूल ड्राई डार्क प्लेस, लेकिन हम उसको वो कंडीशंस दे ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, कलर उसका निकल जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, केमिकल डिग्रेड्स हो जाएंगे अगर हम उसको उतने टेम्परेचर पे रख ही नहीं रहे। तो जब वो उस चीज़ पे चेंज हो चुका है तो क्या उतनी बायोअवेलेबिलिटी देगा भी नहीं जितनी उसकी होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की एज और स्टोरेज कंडीशन प्रोडक्ट की एफिकेसी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल देते हैं। Precipitation of drug due to altered solubility, especially due to conversion of metastable into poorly soluble, वो कहीं ना कहीं जो स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं कहीं ना कहीं पुअर सॉल्युबल प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। ठीक है, स्पेशली टैबलेट्स हो जाती हैं, उनको उतना रिक्वायर्ड नहीं देते हैं हम टेम्परेचर या स्टोरेज, तो उनके डिसइंटीग्रेशन में, डिसोल्यूशन रेट्स में इफेक्ट आ जाता है। वही है कि प्रॉपर हम उसको देंगे तो वो प्रॉपरली इफेक्ट देगी। अब हो जाता है डिस्पोजिशन ऑफ ड्रग। डिस्पोजिशन ऑफ ड्रग में क्या आ जाता है, द साइट्स इन द बॉडी विच आर रीजन बाय ट्रांसफॉर्मेशन आर नेमली लिवर, मेजर साइट्स हैं जहां से ड्रग पास होकर निकलती है, ब्लड, ठीक है, रेनल किडनीज हो जाती हैं अपनी, या इंटेस्टाइनल म्यूकोसा हो जाता है, जीआई बैरियर। ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं, बॉडी के पार्ट्स हो जाते हैं जिनसे ड्रग नेचुरल से बात है पास होकर निकलती है, जिसमें कि लीवर से निकलेगी, एडीएमई प्रोसेस से आपने देख लिया। इस यूनिट में मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन आपने पढ़ लिया, मेटाबोलाइज भी पढ़ लिया कि डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, अब मेटाबोलाइज्म पढ़ लिया। अब लास्ट आप देख रहे हो एक्सक्रीशन प्रोसेस। मेटाबोलिज्म भी आपने देख लिया कौन कौन से बैरियर्स से होता है, कौन किस तरीके से प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस, ये सब पढ़ लिए। अब आप आ गए हो कि अब ये सब जब एब्जॉर्ब हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मेटाबोलाइज हो गई, अब आ गए हम एक्सक्रीशन प्रोसेस पर। भाई जितना इफेक्ट उसको मेडिसिन को बॉडी को देना है दे लिया, उसके बाद उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स के साथ वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। किन तरीकों से, लीवर एंड किडनी। ठीक है, तो ये आप देख भी रहे होगे, द हेपेटिक बायोट्रांसफॉर्मेशन एंजाइम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द इनएक्टिवेशन एंड सब्सिक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, कि एक रोल प्ले कर नॉट इजली क्लियर्ड थ्रू द किडनी। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारी ड्रग में कहीं ना कहीं इफेक्ट है तो प्रॉपरली किडनी से क्लियर आउट नहीं होती, तो उस केस में क्या हो जाता है, या तो कि लिवर से करेगी या किडनी से करेगी। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन प्रोसेस में आपके आ जाते हैं। अब आप ये पिक देख पा रहे होंगे जो मैं आपको ग्राफिकल दिखा रही हूँ, पाथवे ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, पाथवे कह लेते हैं जब हमने किसी ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करा कि तो वो किन रास्तों से होकर गुजरी है अपने इफेक्ट्स को मेंटेन करते हुए, वो आ जाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस में। फेज 1 रिएक्शन एसिंथेटिक रिएक्शंस, फेज सेकंड रिएक्शन सिंथेटिक रिएक्शंस। इसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हो जाते हैं और उसमें कॉन्जुगेशन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं कि फेज कितने टाइप्स के होते हैं। फेज फर्स्ट में आप देख लेते हैं। फेज फर्स्ट हमारा होता है कि these reactions generally precede phase second reactions and include oxidative, मैंने आपको जैसे ग्राफिकल इसमें बताया है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है, इफ ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द अदरवाइज लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस। Phase second reaction, these reactions generally involve covalent attachment of small polar endogenous molecules, glucuronic acids, sulfates, glycines, ये हमारी कॉन्जुगेशन रिएक्शंस में हेल्प देते हैं। अब आप जान लीजिए कि इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछ लिए जाते हैं। लिस्ट द साइट्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन द बॉडी। बायो ट्रांसफॉर्मेशन की साइट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है,
फेज फर्स्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, फेज सेकंड के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है, ये आपके इसमें आ जाते हैं। फेज सेकंड के फैक्टर्स अब पढ़ लेते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन हमने जान लिया, बायोअवेलेबिलिटी पढ़ लिया। अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग। इसमें क्या है, क्या क्या फैक्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे इफेक्ट करेंगे? सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर है, स्पीसीज। जनरल ड्रग आर मेटाबोलाइज्ड इन मैन मोर स्लोली देन इन लेबोरेटरी एनिमल्स। हम किसी भी ड्रग को इन विट्रो अगर उनका हम करवाते हैं एक्सपेरिमेंट, तो इन विट्रो ही तो करवाते हैं, ह्यूमंस पे लेने से पहले हम एनिमल्स पे लेते हैं। अब एनिमल्स की बॉडी अलग होती है और ह्यूमंस की बॉडी अलग होती है। With the exception of cat, the enzyme system present in different species may be different. अब हर एनिमल में अलग अलग अपना सिस्टम है। एज डिफरेंस, न्यूनेट्स है पुअरली डेवलप्ड सिस्टम, ठीक है जी। डाइट का मेंटेन रखते हैं, लो प्रोटीन डाइट डिक्रीज हाई प्रोटीन डाइट। डाइट हो गया, ये चीजें फैक्टर्स ये वाले इफेक्ट करते हैं, जैसे कि डाइट हो गया, एज डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। अब आ जाते हैं टेम्पोरल फैक्टर्स में। डायगोनल वेरिएशंस इन द एंजाइम एक्टिविटी विद लाइफ साइकिल आर कॉल्ड एज सर्काडियन रिदम। Enzyme activity is maximum during early morning and minimum in the late afternoon, which is probably due to high and low level of corticosteroids. जनरली अब आप देख लो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछ लिए जाते हैं। नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग व्हिच इन्फ्लुएंस इंटरैक्शन विद एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स hence its metabolism. अब आ जाते हैं इस पे फर्स्ट पास इफेक्ट। सम ड्रग या अलग अलग रूट्स ड्रग एडमिनिस्टर कराने के जो होते हैं, मेटाबॉलिक रेट ऑफ ड्रग गिवन पेरेंटली, बहुत बहुत रूट आपको सबको पता है, सब फेमिलियर हो चुके हैं कि क्या क्या रूट्स हैं। पेरेंटली हम ड्रग को देते हैं, ट्रांसडर्मली देते हैं, इनहेलेशन प्रोसेस से देते हैं। ये हमने इस यूनिट में जान लिया है, इस पर हमें और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ड्रग गिवन ऑरली आर नॉर्मली एब्जॉर्ब्ड इनटू ड्यूडेनल सेगमेंट। जो ड्रग ऑरली दी जा रही है वो ड्यूडेनल सेगमेंट से स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होकर निकल जाएगी, ठीक है। पोर्टन वेल के थ्रू, लीवर के थ्रू पास होकर निकल जाएगी। ड्रग विच आर हाईली मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर, बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसल, कुछ की ऐसी है जो उनकी सिस्टमिक पुअर सिस्टमिक अवेलेबिलिटी है, उनको हम और तरीकों से पास कराएंगे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं ड्रग क्लियरेंस पे। ड्रग क्लियरेंस में क्या हो जाता है कि ड्रग क्लियर आउट हो रही है इज अ मेजर ऑफ ड्रग एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी विदाउट सब्सटेंस टू द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस। इसमें क्या आ जाता है, क्लियरेंस मींस कि क्लियर आउट हो रही है, बॉडी से निकल रही है। इट इज एक्सप्रेस्ड कितनी, हाउ मच अमाउंट प्रॉपरली निकल पा रही है, थोड़ी बहुत रह रही है, ये चीज इफेक्ट करेगी। क्लियरेंस एज एक्सक्रीशन रेट इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, कितनी एक्सक्रीशन रेट से प्लाज्मा से हमारी ड्रग क्लियर आउट हो रही है। तो इस ये आ जाता है आपका फर्स्ट ऑर्डर पास एलिमिनेशन रेट, ठीक है जी। टोटल बॉडी क्लियरेंस का मतलब हो जाता है क्लियरेंस कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन इज टर्म टोटल क्लियरेंस और टोटल बॉडी क्लियरेंस, कि कितना हाउ मच कितने अमाउंट में हमारी ड्रग बॉडी से इफेक्ट देने के बाद एक्सक्रीट आउट हो रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं समरी पे। इसमें आपने जो आज तक इस यूनिट में आपने पढ़ा कि ड्रग के रिसर्च प्रोसेस पढ़े आपने, कितने तरीके के ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स थे, क्या क्या तरीके थे, कैसे रिसर्च जो मेडिकल साइंस है उन्होंने कैसे कैसे ड्रग पे रिसर्च की, क्या क्या तरीके वो मार्केट में लेके आए पेशेंट के कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और कौन से ड्रग किस किस तरीके से पास आउट हुई बॉडी के अंदर से, ऑरल रूट कैसे तरीके से पास आउट हुआ, पैरेंटल किस तरीके से पास आउट हुआ, सेमी सॉलिड किस तरीके से पास आउट हुआ, ठीक है जी। उनका क्लिनिकल रिस्पॉन्स क्या था, उनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, टॉक्सिकोलॉजिकल क्या उनका इफेक्ट था, ये सब आपने इस यूनिट में जान लिया है, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए, ये क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस जनरली उनसे पूछ लिए जाते हैं, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। ये सब क्वेश्चंस जनरली आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट पास इफेक्ट हो गया, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। इसी के साथ ही आपकी यूनिट 5 क्लियर मेरी साइड से क्लियर हो चुकी है। अगर किसी को कोई इसमें क्वेरी है, कोई आपका कोई पॉइंट है जो आपको नहीं क्लियर आउट हुआ है, तो आप मुझे बताइए
और मैं इसको फिर क्लियर आउट करने की कोशिश करती हूँ। Dear students, have you have a query in both units, unit 4 and 5th? Please ask. तो फिर ये मेरी साइड से आपकी दोनों यूनिट 4 एंड 5 मैंने आज की काउंसलिंग सेशन में आपकी क्लियर कर दी हैं। आप कल ये स्टडी करके आएंगे, मैं इसमें से रेलेवेंट क्वेश्चंस आपसे पूछ सकती हूँ, तो सो बी प्रिपेयर्ड। आज की क्लास में इसी के साथ एंड अप करती हूँ। काउंसलिंग सेशन हम लोग एंड करते हैं। आप लोग कल इस यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और मैं इससे क्वेश्चन अराइज कर सकती हूँ। Okay, students? Okay, ma'am. Thank you. Okay, everyone. Have you any problems? Thank you, ma'am. Okay.